नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और दोस्तों जो आज हमारा नया टॉपिक हमने जो लिया है दोस्तों वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों में दोस्तों हमारा जो इतिहास है वो कितना प्राचीन है और दोस्तों कितने प्राचीन इतिहास को हम किन किन तत्वों के आधार पर दोस्तों आज समझ सकते हैं दोस्तों, अर्थात आज हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं दोस्तों जिनसे हमें हमारे इतिहास की प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों देखते हैं, आइए दोस्तों जो पहला स्रोत है हमारा वह है पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों पुरातात्विक स्रोत और दोस्तों दूसरा जो स्रोत है वह है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। पहला दोस्तों पुरातात्विक स्रोत और दूसरा दोस्तों साहित्यिक स्रोत। पहला पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों कौन कौन आएंगे दोस्तों? पहले पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों सिक्के दोस्तों, अभिलेख, स्मारक भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला और दोस्तों अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में दोस्तों सिक्के, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के जो सिक्के हैं उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों हम बताएं कि जैसे प्राचीन सिक्कों की बात करें तो दोस्तों मौर्य काल के सिक्के, गुप्त काल के सिक्के या दोस्तों हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल के सिक्के, दोस्तों इसी में हम सातवाहन शासकों के सिक्के, तो इनसे दोस्तों हमें इतिहास की पुरातात्विक जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों वहीं अभिलेखों से दोस्तों हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे दोस्तों अशोक के अभिलेख, दोस्तों अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख, इनसे दोस्तों हमें क्या होती है जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। वहीं दोस्तों हम बात करें स्मारक या भवन, प्राचीन स्मारक हैं दोस्तों और दोस्तों प्राचीन भवन हैं, उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों मूर्तियाँ, जो प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं दोस्तों उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चित्रकला है दोस्तों, विभिन्न राजाओं की बनाई गई चित्रकला और दोस्तों उन्होंने बनवाई जो चित्र हैं दोस्तों उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं दोस्तों जो पुरातात्विक अवशेष हैं, हड्डियाँ हैं, पत्थर के बने औजार हैं, उनसे हमारे इतिहास की हमें पता चलता है दोस्तों। यही हम बात करें दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में, दोस्तों साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में लेकर पढ़ सकते हैं दोस्तों। नंबर एक दोस्तों भारतीय साहित्य और दूसरा दोस्तों विदेशी साहित्य या विदेशी इतिहास यात्रियों के विवरण, अर्थात दोस्तों भारतीय साहित्य और या दोस्तों विदेशी साहित्य या ये कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। दोस्तों जो विदेशी यात्री हमारे भारत में अनेक शासकों के साथ आए थे दोस्तों, उन्होंने हमारे भारत का किस प्रकार से वर्णन किया उसे दोस्तों हम कह सकते हैं विदेशी यात्रियों का वर्णन दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं भारतीय साहित्य में दोस्तों किस किस को लेकर हम अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला है ब्राह्मण साहित्य। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। दूसरा है बौद्ध साहित्य, अर्थात बौद्ध साहित्य की जितनी भी दोस्तों पुस्तकें हैं या बौद्ध साहित्य हैं दोस्तों उनसे हमें हमारे इतिहास के पता चलता है। जैसे दोस्तों सुत्त पिटक, विनय पिटक दोस्तों, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो पिटक दोस्तों और बुद्ध चरित्र और दिव्यावदान, ये सारी पुस्तकों बुद्ध साहित्य से जुड़ी हुई दोस्तों और इनसे दोस्तों हमें हमारे इतिहास का पता चलता है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों जैन साहित्य, जिसे दोस्तों परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, इनसे भी दोस्तों हमें हमारे इतिहास का पता चलता है। वहीं हम बात करें दोस्तों इसमें दूसरा दोस्तों जो है दोस्तों वह है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, अर्थात धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो दोस्तों इससे भी हमें हमारे इतिहास का पता चलता है। कैसे दोस्तों? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इससे दोस्तों धर्मनिरपेक्ष साहित्य का अर्थ होता है अर्थात किसी धर्म को मान्यता नहीं देना, उसके लिए सभी धर्म क्या है दोस्तों समान है, अर्थात इन जो ये दोस्तों रचना है दोस्तों इनके लिए सभी धर्म समान है, अर्थात जैसे दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसके दोस्तों क्या बताया गया है मौर्य वंश की जानकारी इसमें दी गई है दोस्तों। वहीं दोस्तों कल्हड़ की राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है दोस्तों, पानी का अष्टदई जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है दोस्तों, और विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और दोस्तों मल्लिकाग्निमित्रम, रघुवंश मेघदूतम दोस्तों, और दोस्तों बाण भट्ट चरित्र की कादम्बरी, ये दोस्तों इन पुस्तकों से भी हमें हमारे इतिहास का पता चलता है दोस्तों। वहीं दोस्तों संगम साहित्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम और मणि मेखले और दोस्तों जीवक चिंतामणि, इन सभी साहित्यों से दोस्तों हमें हमारे इतिहास का पता चलता है। वहीं हम बात कर लें कि दोस्तों यूनानी और दोस्तों लेखक, दोस्तों विदेशी जो लेखक थे या विदेशी साहित्य थे दोस्तों उन्होंने कौन से थे? यूनानी या रोमन लेखक। दोस्तों यूनानी और रोमन लेखक दोस्तों जिसमें मेगनेस्थित, टॉलमी, हेरोडोटस और नियार्कस, दोस्तों इनसे भी हमें क्या करता है दोस्तों हमारे विदेशी साहित्य
कारों से भी हमें हमारे भारतीय इतिहास का पता चलता है दोस्तों। वहीं चीनी लेखकों में दोस्तों फयान, हैंसोंग और इत्सिंग, इन्होंने भी हमारे इतिहास का वर्णन अच्छी तरह से दोस्तों किया है। और दोस्तों संगम साहित्य की बात कर लें, अर्थात हम कह सकते हैं अरबी लेखक, तो दोस्तों इनमें अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी और मार्को पोले और दोस्तों इब्न बतूता, इनसे भी हमारे इतिहास का पता चलता है दोस्तों। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कौन कौन से जो साहित्य हैं दोस्तों, कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं, कौन कौन साहित्य स्रोत है दोस्तों, इनसे हमारे इतिहास की जानकारी प्राप्त चलता है। लेकिन दोस्तों इससे आगे हम अब पढ़ेंगे कि कौन सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, अवशेष, यही दोस्तों साहित्यिक स्रोतों में, साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, संगम साहित्य, दोस्तों इनको अब हम चलो विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों। मित्रों अब पढ़ते हैं हम पुरातात्विक और स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में। पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिक्के। पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिक्के। अब सिक्कों की यदि हम बात करें तो दोस्तों सिक्कों में पहले जो प्रथम सिक्के थे दोस्तों वो थे आहत सिक्के। कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे। और आहत सिक्कों को 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का बताया जाता है। जो आहत सिक्के थे उन्हें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का बताया जाता है दोस्तों। जो आहत सिक्के बने थे वो चांदी और तांबे के बनाए गए थे। आहत सिक्के जो बने थे वो चांदी और तांबा के बनाए गए थे। अब इनकी खोज किसने की, प्रश्न यह आता है। तो इनकी जो खोज की थी वो की थी जेम्स प्रिपेंस ने। आहत सिक्कों की खोज जेम्स प्रिपेंस ने 1835 ईस्वी सन में की थी। 1835 ईस्वी सन में की थी किसकी खोज? आहत सिक्कों की खोज। अब दोस्तों ये प्रश्न आता है कि इनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इन सिक्कों को क्या बनाया जाता था? पीट के बनाया जाता था, पीट कर बनाया जाता था। और जब ये गर्म होते थे तो इन पर कोई ठप्पा लगा दिया जाता था। इन पर कोई ठप्पा लगा दिया जाता था दोस्तों। वो ठप्पा अर्धचंद्राकार भी हो सकता था, वह ठप्पा मछली का भी हो सकता था, वह ठप्पा पहाड़ का चित्र भी हो सकता था, या दोस्तों वो ठप्पा कोई मोर की पंख भी हो सकता था। वो लगा दिया जाता था, इसलिए दोस्तों इनको आहत सिक्के कहा गया। अब बात कर लें इनको आहत सिक्के नाम किसने दिया? तो इनको आहत सिक्का नाम भी दोस्तों जेम्स प्रिपेंस ने ही दिया था। अब दोस्तों ये सिक्के जो आहत सिक्के थे वो व्यापार के लिए काम में ले जाते थे, अर्थात तो व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते थे। जब यहाँ का कोई शासक के पास ऐसे होते थे तो ये इन सिक्कों से वो क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता था, अर्थात इन आहत सिक्कों को व्यापार के रूप में काम लिया जाता था। और आहत सिक्के किसके बनाए जाते थे दोस्तों? ये चांदी और तांबे के बनाए जाते थे। अब हम बात कर लें हिंदी और यूनानी सिक्के। अब हिंदी और यूनानी शासक जो थे उन्होंने भी सिक्के जारी किए। तो ये था यूनानी शासक था, हिंदी यूनानी शासक था मेनांडर। और मेनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। मेनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। और सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के भी किसने चलाए? मेनांडर ने भी चलाए। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला मेनांडर ही था। और सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के भी किसने चलाए? मेनांडर ने चलाए। और शासक वाले चित्र वाले सिक्के भी मेनांडर ने द्वारा ही चलाए गए। अब बात कर ली जाए कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण वंशकालीन सिक्के। तो कुषाण वंशकालीन सिक्के की यदि बात करेंगे तो नाम आता है विम कडफिसस का नाम आता है, जिसने सोने का सिक्का चलाया। अर्थात यदि बात आ जाए कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला मेनांडर था, लेकिन सोने के सिक्का चलाया था विम कडफिसस ने। और विम कडफिसस ने चलाए थे। इसमें क्या हुआ था? इस विम कडफिसस ने दोस्तों सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू पर अपना चित्र और दूसरे पहलू पर त्रिशूल और भगवान शिव के नंदी का चित्र अंकित करवाया। तो इससे स्पष्ट हो सकता है कि यह किस धर्म का अनुयायी था? यह शैव धर्म का
अनुयायी था। इस ऐसे हमें इतिहास का पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो व्यंकटफिश था वो शैव धर्म का अनुयायी रहा होगा, इसलिए तो उसने त्रिशूल और नंदी का चित्र अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। दूसरा, कनिष्क की बात करें, कुषाण का दूसरा शासक आता है कनिष्क, और कनिष्क के सिक्कों पर भी स्वयं का चित्र और बौद्ध धर्म अंकित मिलता है। स्वयं का चित्र और बौद्ध धर्म अंकित मिलता है, तो हम इससे कह सकते हैं कि यह महायान संप्रदाय का अनुयायी था। और दोस्तों इसी के एक सिक्के पर चंद्र और सूरज का चित्र भी प्राप्त होता है। अब बात करें सातवाहन शासकों के सिक्के। सातवाहन शासकों ने दोस्तों सोने के सिक्के जारी करवाए, शीशे के सिक्के जारी करवाए, और शीशे के सिक्कों पर, इनके शीशे सिक्कों पर दोस्तों एक पानी में तैरते हुए जहाज का चित्र दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जब सातवाहन का शासक भारत पर रहा होगा तो ये क्या होंगे, ये समुद्री मार्ग से अत्यधिक एक देश से दूसरे देश आया जाया करते होंगे, अर्थात उनसे व्यापार संबंध स्थापित कर रखे होंगे। आगे बात करें तो दोस्तों हम गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश में पहली बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं, और चंद्रगुप्त प्रथम की बात जब हम करेंगे तो दोस्तों इसके सिक्कों पर चंद्र शब्द लिखा हुआ है। चंद्र शब्द लिखा हुआ है, और चंद्र शब्द के अंतर्गत ही दोस्तों चंद्र कुमार देवी का नाम अंकित है। और चंद्र कुमार देवी दोस्तों आपको पता है लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, और लिच्छवी वंश की राजकुमार देवी से इन चंद्रगुप्त प्रथम का क्या हुआ था, शादी हुई थी या विवाह हुआ था, और इसलिए इनकी क्या थी, पत्नी थी। और इन्होंने, इससे स्पष्ट होता है कि इनके लिच्छवी वंश के भी क्या थे, संबंध स्थापित थे, और ये अपनी पत्नी को अत्यधिक प्रेम भी करते थे। दूसरी बात आती है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने दोस्तों के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, वीणा बजाते दिखाए देते हैं। तो हम इतिहास में कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी हो सकते थे। और दोस्तों इनके ही सिक्कों पर यज्ञ का चित्र प्राप्त होता है, एक हवन कुंड का चित्र प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये यज्ञ कार्यों में भाग लेते होंगे, अर्थात इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया होगा, अश्वमेध यज्ञ भी किया होगा। अर्थात अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं, समुद्रगुप्त की मुद्रा से भी हमें अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं। और दोस्तों मिहिर कुल शासक की बात करें तो मिहिर कुल के शासकों के सिक्कों पर भी नंदी और शिव के चित्र का अंकन प्राप्त होता है। यहीं चौहान वंश के शासक अजयराज के सिक्कों से उनकी पत्नी सोमल देवी का नाम अंकित मिलता है, जिससे ये कह सकते हैं कि अजयराज भी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते होंगे। अब दोस्तों बात करें कि किसने कौन से सिक्के कब चलाए, तो दोस्तों सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे मौर्य शासकों ने। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे मौर्य शासकों ने, और सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे दोस्तों किसने, कुषाण शासकों ने। और दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो चलाए थे गुप्त शासकों ने, और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने, और शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन शासकों ने। दोस्तों कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।